आज की कहानी में हम देखेंगे मस्तकेली को, जिसके छोटे बच्चे होने के बावजूद वो एक अनजान लड़के से प्यार कर बैठती है और फिर दिन रात वो लड़का पिंकी की धुलाई करता है और ये मजदूरी ऐसे ही चलती रहती है। तो चलिए देखते हैं। कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं कि मस्तकेली अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने के लिए जा रही होती है। कुछ देर बाद सब लोग अपनी लोकेशन पर पहुंचते हैं और घर को सेट करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच रिया मजदूरी वाले कपड़े पहनकर बाहर जाने लगती है। मस्तकेली उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन रिया उसकी बात नहीं मानती। वो कहती है, सबने पहने हैं तो मैं क्यों नहीं पहन सकती। रात को पिंकी की चुस्की के बाद मस्तकेली इसी बारे में भोलूलाल से बात करती है। वो कहती है कि वो नहीं चाहती कि रिया भी उनकी तरह बोरिंग लाइफ जिए। इस पर भोलूलाल पूछता है कि आखिर हमारी लाइफ में क्या खराबी है। रोज मजे देता हूँ, ख्याल रखता हूँ। दोनों इसी बात को लेकर काफी देर तक बहस करते हैं और आखिर में सो जाते हैं। अगली सुबह भोलूलाल अपने काम के लिए घर से निकल जाता है। दिन के वक्त मस्तकेली अपनी फ्रेंड्स के साथ होती है। तभी वहाँ एक तरबूज कमीज सेल्स के लिए आता है और मस्तकेली भी बाकी लेडीज के साथ उसके पास चली जाती है। यही मस्तकेली की पहली मुलाकात पिट्ठू शैम से होती है। पिट्ठू शैम अपनी बातों में फंसा कर लेडीज को ब्लाउज सेल करता है। उसका कॉन्फिडेंस और बात करना मस्तकेली को काफी इम्प्रेस करता है और मस्तकेली उसे बताती है कि जो पुराना ब्लाउज मैन आता था वो ज्वेलरी और सनग्लासेज भी लेकर आता था और पिंकी का सामान भी। पिट्ठू शैम उसकी सजेशन को अप्रिशिएट करता है और कहता है कि अगली बार वो ज्वेलरी और सनग्लासेज भी लेकर आएगा और पिंकी का सामान भी। दूसरी तरफ हम रिया को लेक के पास अपनी फ्रेंड्स के साथ देखते हैं, जो लड़कों को ताड़ रही थी, जिसकी वजह से दोनों की गुफा में सुनामी आई हुई थी। लेकिन उनमें से एक लड़का रिया को बहुत पसंद आता है। बाद में सब लोग मूवी देखने जाते हैं, लेकिन मूवी के दौरान भी रिया उसी अमन नाम के लड़के को देखती रहती है और वो भी। अगले दिन मस्तकेली एक बार फिर पिट्ठू शैम के पास जाती है। इस बार पिट्ठू शैम अपने साथ सनग्लासेज और ज्वेलरी भी लेकर आया होता है। मस्तकेली उससे पूछती है, लाए हो जो मैंने कहा था? वो कहता है हाँ। फिर वो मस्तकेली को एक टॉप ट्राई करने के लिए देता है और कहता है कि अगर उसे पसंद ना आए तो वो इसे रिटर्न कर सकती है। मस्तकेली टॉप ट्राई करने के लिए अंदर चली जाती है और कुछ ही देर बाद पिट्ठू शैम भी उसके पीछे अंदर आ जाता है। टॉप उसको पसंद आ जाता है और पिट्ठू उस पर लगा कार्ड उतारता है। उसके इतना पास आने से गुफा में हलचल होने लगती है। फिर जाने से पहले पिट्ठू शैम मस्तकेली को अपना फोन नंबर देता है और कहता है कि अगर टॉप रिटर्न करना हो तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। कुछ दिनों बाद भोलूलाल भी वेकेशन पर वापस आ जाता है और हम पूरी फैमिली को एक शो में देखते हैं। घर लौटने के बाद मस्तकेली भोलूलाल से कुछ नया ट्राई करने को कहती है, लेकिन भोलूलाल ज्यादा रोमांटिक टाइप का नहीं होता, इसलिए दोनों कुछ भी नया ट्राई नहीं कर पाते और मजदूरी करके काम चलाते हैं, जिससे मस्तकेली खुश नहीं होती। अगली सुबह रिया अपनी दोस्त के साथ उसी लड़के को किसी दुकान में देखती है और फिर उससे बातें करने लगती है। रात को मस्तकेली वही टॉप पहनकर गर्म हुई होती है और पिट्ठू शैम को याद करती है, लेकिन भोलूलाल फिर वापस काम पर चला गया था और कल आना था उसे। अगले दिन भोलूलाल के घर के बाहर बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी होती है। दरअसल उस दिन अपोलो 11 की मून लैंडिंग होने वाली होती है और लोग अपने टेलीविजन रिपेयर करवाने के लिए भोलूलाल के पास आए होते हैं ताकि वो मून लैंडिंग मिस न कर दें। काम की वजह से भोलूलाल मस्तकेली को फोन करता है और बताता है कि मैं नहीं आ सकता, तुम बच्चों के साथ एंजॉय करना, काम बहुत है। ये सुनकर मस्तकेली थोड़ी अपसेट हो जाती है। अब भोलू के न आने की वजह से मस्तकेली खुश नहीं थी, क्योंकि मस्तकेली को मजदूरी करनी थी, लेकिन भोलूलाल काम में फंसा था। लेकिन उसी रात मस्तकेली पिट्ठू शैम को फोन करती है और उससे मिलने का प्लान बना लेती है। अगले दिन मस्तकेली घर में अलग अलग ड्रेसेस ट्राई करती है और फाइनली एक ड्रेस चुनती है। रात को वेकेशन पर आए सभी लोग टेलीविजन के सामने बैठकर अपोलो 11 की मून लैंडिंग देख रहे होते हैं। इसी दौरान हम रिया और अमन को देखते हैं। अमन उसको कहता है कि कभी किसकी है? वो कहती है नहीं। अमन बहुत शाना था। वो कहता है चलो तुमको सिखाऊं और फिर उसको चूसना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ पिट्ठू शैम मस्तकेली के लिए अपनी गाड़ी लेकर पहुंच जाता है। गाड़ी में दोनों कुछ देर तक बातें करते हैं और फिर पिट्ठू शैम तो वैसे ही शिकारी था और वो गर्म हो जाता है और मस्तकेली को किस करता शुरू कर देता है और फिर जम के गुफा की सैर करता है और पिंकी की धुलाई करता है। अगली सुबह पिट्ठू शैम दोबारा मस्तकेली को लेने आता है। इस बार दोनों रिवर के पास जाते हैं, जहाँ एक बार फिर से मजदूरी करते हैं, क्योंकि मजा लग गया था दोनों को। लेकिन इसी बीच सुबह शांति मस्तकेली को उठाती है और उसे अपने साथ ब्लूबेरीज लेने के लिए ले जाती है। वहाँ शांति अचानक मस्तकेली से एक सवाल पूछती है, क्या वो कपड़े वाला तुम्हारी पिंकी की धुलाई कर रहा है? ये सुनकर मस्तकेली थोड़ी नर्वस हो जाती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ न्यू कपड़े ट्राई करने गई थी। तब शांति उसे भोलूलाल के पास्ट के बारे में बताती है। शांति कहती है कि भोलूलाल बचपन से ही साइंटिस्ट बनना चाहता था। उसका ड्रीम था कि वो साइंस की फील्ड में कुछ बड़ा करे। उसके पास एक माइक्रोस्कोप भी था जो उसने एक साइंस कंपटीशन में जीता था। लेकिन मेरा हस्बैंड हमको छोड़कर चला गया और हमारी फैमिली की सिचुएशन बहुत खराब हो गई। उस वक्त भोलूलाल ने
अपना माइक्रोस्कोप तक बेच दिया था। उससे मिले $20 लेकर वो मेरे पास आया और कहा, माँ मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। शांति की ये बात सुनकर मस्तकेली को अपने किए पर थोड़ी शर्म आती है, साथ ही वो भोलू लाल पर प्राउड भी फील करती है। शांति उसे समझाती है कि सिर्फ उसी के ड्रीम्स पूरे नहीं हुए, ऐसा नहीं है। हर किसी की लाइफ में कुछ न कुछ ऐसा होता है जो वो चाहता था लेकिन कभी पा नहीं सका। ये बात मस्तकेली की पिंकी को टच करती है और दिल में कहती है कि आज के बाद तेरी धुलाई सिर्फ भोलू ही करेगा। कुछ देर बाद मस्तकेली पिट्ठू शैम से मिलने जाती है और उससे कहती है कि आज के बाद ये सब खत्म, क्योंकि मैं मैरिड हूँ और वैसे भी तुमने मजे ले ही लिए हैं। पिट्ठू शैम उसकी सिचुएशन को समझता है और कहता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ। इसी के साथ मस्तकेली वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बाद भोलू लाल वीकेंड पर घर वापस आता है। घर पहुँचने के बाद उसे पता चलता है कि रिया किसी लड़के को डेट कर रही है। डेट की बात सुनते ही भोलू लाल और मस्तकेली भी अपने लिए एक डेट प्लान करते हैं। उसी रात दोनों गाड़ी में साथ जाते हैं और फिर भोलू मस्तकेली को चूसना शुरू कर देता है और अच्छे से पिंकी की धुलाई करता है। अगले दिन भोलू लाल काम के लिए फिर से वापस चला जाता है। उसके जाने के बाद मस्तकेली रिया को ढूंढ रही होती है और वो अमन के साथ लगी होती है और फिर मस्तकेली को देखकर वो लड़का चला जाता है। अगले दिन भोलू लाल मस्तकेली को फोन करता है। वो बताता है कि वुडस्टॉक फेस्टिवल की वजह से वहाँ बहुत ज्यादा रश हो गया है, इसलिए वो इस वीकेंड घर नहीं आ पाएगा। ये सुनकर मस्तकेली दोबारा अपसेट हो जाती है। गुस्से और लोनलीनेस में वो एक बार फिर पिट्ठू शैम को फोन कर देती है। रात के अंधेरे में जब मस्तकेली वुडस्टॉक फेस्टिवल जाने के लिए घर से निकलने लगती है तब शांति उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकती क्योंकि मस्तकेली को तो आग लगी हुई थी। मस्तकेली के जाने के कुछ देर बाद रिया भी घर से बाहर निकल जाती है फेस्टिवल के लिए। शांति उसे भी नहीं रोक पाती। अगली सुबह शांति सिचुएशन को देखते हुए भोलू लाल को फोन करके तुरंत वापस बुलाती है और उसको सब कुछ बता देती है। उधर हम मस्तकेली को पिट्ठू शैम के साथ फेस्टिवल में देखते हैं। दोनों मजे कर रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे में इतने खो जाते हैं कि उन्हें आसपास की किसी चीज की परवाह नहीं होती। इतना दोनों गर्म हो जाते हैं। दोनों मजे कर रहे होते हैं, आसपास की किसी चीज की परवाह नहीं होती, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि उनकी ये सीक्रेट लाइफ किसी और की नजरों में आ चुकी है। रिया भी अमन के साथ फेस्टिवल में होती है। तभी उसकी नजर अपनी माँ मस्तकेली पर पड़ती है जो पिट्ठू शैम के साथ मजे कर रही होती है। ये देखते ही रिया कंप्लीटली शॉक हो जाती है। उसके लिए अपनी माँ को किसी और आदमी के साथ देखना बहुत बड़ा शौक लगता है और वो रोती हुई वहाँ से वापस आ जाती है। फिर मस्तकेली जब घर वापस पहुँचती है तो वो देखती है कि भोलू लाल पहले से ही घर में मौजूद है। भोलू लाल को सामने देखते ही मस्तकेली घबरा जाती है। भोलू लाल सीधा उससे पूछता है कि क्या तुम किसी और से पिंकी पिटवा रही हो? मस्तकेली कुछ देर तक चुप रहती है, लेकिन फिर वो हिम्मत करके भोलू लाल को सब कुछ बता देती है। सच जानकर भोलू लाल का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो जाता है। वो मस्तकेली पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने एक बार भी अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचा। तुमने अपने इस अफेयर की वजह से हमारी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी है। मस्तकेली उससे माफी मांगती है और मस्तकेली कहती है कि मुझे बहुत शर्मिंदगी है। तब भोलू लाल उससे एक ऐसी बात कहता है जो मस्तकेली को अंदर से तोड़ देती है। वो कहता है कि अब तुम अपनी फ्यूचर लाइफ का प्लान बनाओ, क्योंकि मेरे लिए अब तुम मर चुकी हो। ये सुनकर मस्तकेली जैसे शॉक में चली जाती है। भोलू लाल गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है। वो इतना डिस्टर्ब होता है कि अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख पाता। रास्ते में उसकी मुलाकात एक अननोन लेडी से होती है और वो उसे किस करने लगता है, लेकिन तभी उस लेडी का हस्बैंड वहाँ आ जाता है और भोलू लाल का पिछवाड़ा लाल कर देता है। भोलू लाल बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। रात को वो गुस्से में दोबारा घर लौटता है। इस बार वो अपने बेटे अर्जुन को उठाता है और उसे गाड़ी में बिठाने लगता है। घर के लोग भोलू लाल को रोकने की कोशिश करते हैं। वो रिया को भी गाड़ी में बिठाने की कोशिश करता है, लेकिन रिया सिचुएशन देखकर नहीं बैठती। भोलू लाल मस्तकेली से कहता है कि तुम भी चली जाओ, तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जा सकती हो। रिया सीधा अमन के पास पहुंचती है। वो अमन से कहती है कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाहती, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। रिया अमन के साथ मजदूरी करना चाहती थी, लेकिन अमन उसके लिए रेडी नहीं होता क्योंकि उसका औजार हरकत में नहीं आता। गुस्से में रिया वहां से भी चली जाती है। घर पहुंचने के बाद रिया अपनी माँ मस्तकेली से झूठ बोलती है कि अमन ने मेरी पिंकी की धुलाई की है। ये सुनकर मस्तकेली उसे एक जोर का स्लैप मार देती है। रिया फिर अपनी माँ से कहती है कि मैंने आपको वुडस्टॉक फेस्टिवल में पिट्ठू शैम के साथ देखा था और वहाँ आप भी मजे कर रही थी। मैंने कर लिया तो क्या हो गया? मस्तकेली रिया को समझाते हुए कहती है कि ये गलत है। जब बाल्टी पानी से भरती है तो इसके आगे क्या होता है तुम नहीं जानती, इसलिए मुझे गुस्सा आया। दोनों इमोशनल हो जाती हैं। फिर रिया अपनी माँ को सच बता देती है कि मैंने अमन के साथ ऐसा कुछ नहीं किया, मैं बस गुस्से में कह रही थी। ये सुनकर मस्तकेली थोड़ी रिलैक्स हो जाती है। अगली सुबह हम भोलू लाल को देखते हैं। वो म्यूजिक लगाकर डांस कर रहा होता है। तभी मस्तकेली का फोन उसके पास आता है। मस्तकेली कहती है कि हम दोनों को बात
बात करनी चाहिए। लेकिन भोलू लाल क्लियरली कह देता है कि मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता, भाड़ में जाओ। मस्तकेली के पास अब भी बहुत कुछ कहने को होता है, लेकिन भोलू लाल उसकी बात सुनने के मूड में नहीं होता। इसके बाद मस्तकेली एक बार फिर पिट्ठू शैम से मिलने चली जाती है। पिट्ठू शैम के घर में लगे मैप्स को देखकर मस्तकेली उससे पूछती है कि क्या तुम इन सभी जगहों पर जा चुके हो? क्या ये सारी जगह तुमने देखी हैं? पिट्ठू शैम कहता है कि नहीं, मैं हर जगह नहीं गया। लेकिन फिर वो मस्तकेली से पूछता है कि क्या तुम कभी वेस्ट साइड गई हो? मस्तकेली कहती है नहीं। फिर पिट्ठू शैम कहता है कि तुमको मेरे साथ चलना चाहिए, पूरे मजे करेंगे इस दुनिया को भूल के। फिर वो कहता है अगर तुम चाहो तो अपने बच्चों को भी साथ ले जा सकती हो। पिट्ठू शैम की बात सुनकर मस्तकेली एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि पहले उधर छोड़ दो। दूसरी तरफ अर्जुन गिंडमस्ती कर रहा था, जो बाहर मधुमक्खियों के छत्ते पर पत्थर मार रहा होता है। जैसे ही वो पत्थर मारता है, मधुमक्खियां बाहर निकल आती हैं और अर्जुन को काट लेती हैं। तभी पिट्ठू शैम और मस्तकेली भी वहां पहुंच जाते हैं। पिट्ठू शैम अर्जुन की हेल्प करने लगता है और उसे मधुमक्खियों से बचाने की कोशिश करता है। इसी बीच भोलू लाल भी घर पहुंच जाता है। भोलू लाल अपने बेटे अर्जुन को संभालता है और उसके साथ बातें करने लगता है। सिचुएशन इतनी ऑकवर्ड होती है कि किसी को समझ नहीं आता कि क्या कहना चाहिए, क्योंकि एक मस्तकेली का पति था और दूसरा मजदूरी वाला। अर्जुन की हेल्प करने के लिए भोलू लाल पिट्ठू शैम को थैंक यू कहता है। भोलू लाल का इतने नॉर्मल तरीके से पिट्ठू शैम को थैंक यू कहना मस्तकेली और पिट्ठू शैम दोनों को अंदर से गिल्टी फील करवाता है कि हम गलत हैं और ये बंदा ठीक। कुछ देर बाद भोलू लाल अर्जुन के साथ म्यूजिक पर गाना गाने लगता है। दोनों को साथ में खुश देखकर पिट्ठू शैम समझ जाता है कि शायद उसका यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा, इसलिए वो बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से चला जाता है चक्की घुमाकर। पिट्ठू शैम के जाने के बाद मस्तकेली भोलू लाल से बात करती है। मस्तकेली कहती है कि मैंने बहुत मजदूरी की और पिंकी की धुलाई करवाई उससे, लेकिन ये मेरी गलती है। लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मुझे अपनी लाइफ से कुछ और भी चाहिए था, जैसे बड़ा औजार। भोलू लाल उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि मुझे भी लाइफ से बहुत कुछ चाहिए था, मेरे भी कुछ ड्रीम्स थे, शायद मॉम ने बताया हो, लेकिन सब कुछ मिलेगा ये पक्का तो नहीं होता और मैंने कभी भी उन चीजों के बारे में नहीं सोचा। नहीं मिली तो कोई बात नहीं। दोनों के बीच काफी देर तक सीरियस डिस्कशन होता है। भोलू लाल अपनी फीलिंग्स मस्तकेली के सामने रखने के बाद वहाँ से चला जाता है। मस्तकेली को अब समझ आ चुका होता है कि मैंने गलत किया है, बल्कि पूरी फैमिली की लाइफ को बर्बाद किया है। बाहर रिया भोलू लाल के पास आती है और कहती है कि डैड, मुझे अमन से पिंकी पिटवानी है, मजदूरी करनी है। वो कहता है बेटा ये काम छोड़ दो, तुम्हारी माँ ने भी यही गलती की है। फिर वो अपने डैड की बात मान जाती है। कुछ देर बाद मस्तकेली एक बार फिर पिट्ठू शैम से मिलने जाती है। पिट्ठू शैम उसको अपने साथ चलने और एक नई मजदूरी की लाइफ शुरू करने का कहता है, लेकिन इस बार मस्तकेली क्लियरली कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, क्योंकि मेरी फैमिली है और मैं समझ चुकी हूँ कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है और मेरी फैमिली को मेरी जरूरत है, तुम ही चले जाना चक्की हिला के। पिट्ठू शैम भी उसकी सिचुएशन को समझता है। वो मस्तकेली पर कोई प्रेशर नहीं डालता। दोनों फिर एक दूसरे को हग करते हैं। फिर मस्तकेली वापस अपने घर चली जाती है। मस्तकेली ने भोलू लाल के लिए एक आखिरी सरप्राइजेस छोड़ा होता है। कुछ वक्त बाद भोलू लाल के लिए एक कुरियर आता है। जब वो पैकेज खोलता है तो उसके अंदर एक माइक्रोस्कोप होता है। ये वही चीज होती है जो भोलू लाल के पास्ट से जुड़ी हुई थी और जिसे उसने कभी अपनी फैमिली के लिए सैक्रिफाइस कर दिया था, जिस माइक्रोस्कोप का भोलू की मॉम ने मस्तकेली को बताया था। मस्तकेली ने वही माइक्रोस्कोप भोलू लाल को भेजा था। दूसरी तरफ हम रिया और अमन को देखते हैं। दोनों फिर से एक दूसरे से बात करना शुरू कर देते हैं और इस बार अमन भी मजदूरी के लिए तैयार था। उधर भोलू लाल भी वापस अपने घर लौट आता है। घर में मस्तकेली से मिलता है। पहले दोनों के बीच का माहौल थोड़ा ऑकवर्ड होता है, लेकिन भोलू लाल कहता है तुमने इतनी मजदूरी की उस लड़के के साथ और पिंकी लाल करवा ली, लेकिन मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ और ये माइक्रोस्कोप जितना मेरे दिल के करीब है, उससे बहुत तुम मेरे दिल के करीब हो। आइंदा ऐसा कुछ न करना, मैंने तुमको माफ किया। दोनों के बीच जो डिस्टेंस आ गया था वो खत्म हो जाता है। फिर भोलू लाल म्यूजिक ऑन करता है और दोनों साथ में डांस करने लगते हैं। कुछ ही देर में घर का माहौल फिर से नॉर्मल हो जाता है। फैमिली के बीच जो मजदूरी वाली प्रॉब्लम्स आई थी वो बहुत से मजे लेने के बाद खत्म हो गई थी और आखिर में सब कुछ एक बार फिर पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक के साथ सब्सक्राइब भी कर देना ताकि हमारी मुलाकात होती रहे।